कंसेप्ट है, ये जो समझाते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, ठीक है, एनओआई अप्रोच हो गया है, ठीक है, एनआई अप्रोच हो गया, ये सारे के सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये जो अप्रोच है ना, इन सब ने ना एक चीज भूल गए हैं सारे के सारे। क्या चीज भूल गए हैं? क्या चीज भूल गए हैं? ये चीज क्या भूल गए हैं? टैक्स को भूल गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स। टैक्स को कैसे भूल सकते हैं भाई? टैक्स के कारण तो हमारा सब कुछ क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, इसको कैसे भूल गए? सो बात आ जाती है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने कहा कि मैं टैक्स को कंसीडर करूंगा। एक जगह तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, विदाउट टैक्स क्या इफेक्ट बढ़ने वाला है, दूसरी तरफ मैं क्या लेके चलने वाला हूं, विद टैक्स। ये कंसेप्ट दो लेके आया, कौन? मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसे हम एमएम अप्रोच कहते हैं, ठीक है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने दो कंसेप्ट लेके आया कि एक तो विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। अच्छा, मेरे पास दो फर्म है बच्चे, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो फर्म है, एक फर्म यहां पे है, एक फर्म यहां पर है, ठीक है। एक फर्म में तो क्या हो रहा है, केवल और केवल इक्विटी यूज की जा रही है, दूसरे फर्म में इक्विटी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डेट को भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर डेट यूज ही नहीं होता, अब मैंने आपको एक डिबेंचर्स वाले टॉपिक में भी समझाया था, इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी समझाया था, तो वहां पे मैंने बताया था जहां पर आप डेट को यूज करते हैं, ठीक है, आपका कौन सा रिस्क होता है, ये डेट जो होता है वो कौन सा रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है ना। फाइनेंशियल रिस्क को हम क्या कहते हैं, लीवर्ड कहते हैं, मींस की लीवरेज सुना है, लीवरेज होता है रिस्क। ये कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, कि डिबेंचर्स को यूज करने से मेरा कैसा रिस्क जनरेट हो रहा है, फिनेंस का रिस्क जनरेट हो रहा है, कि पैसे को अरेंज किया, अरेंज करने से मेरे को थोड़ा सा बर्डन महसूस हुआ कि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, सो दैट्स अ रीजन, उसे हम क्या कहेंगे, लीवर्ड, लीवरेज कहेंगे, है ना। अच्छा, जो फर्म बिल्कुल ही यूज नहीं कर रही तो उसे क्या कहेंगे, अनलीवर्ड कहेंगे। जो फर्म डेट को यूज कर रही है उसे क्या कहेंगे, लीवर्ड फर्म कहेंगे, और जो ये नहीं यूज करी उसे क्या कहेंगे, अनलीवर्ड फर्म कहेंगे। क्लियर है बेटे, अनलीवर्ड फर्म कहेंगे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लीवर्ड हुआ तो हमें क्या क्रिएट हो रहा है, हमें फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर डेट का पैसा यूज कर रहे हैं। देखो, इनडायरेक्टली मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपको हर बार देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, जो एमएम अप्रोच ने है ना, इसने दो प्रपोजिशन दिए। क्या प्रपोजिशन दिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, विदाउट टैक्स को कंसीडर करेगा, एक आपका विद टैक्स को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब इनके कंसेप्ट को समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि जब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने, मोदी जी एमएम जी ने क्या किया था, दो प्रपोजिशन रखे हैं कि एक कंसेप्ट में लूंगा विदाउट टैक्स और एक कंसेप्ट लूंगा मैं विद टैक्स। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया। विदाउट टैक्स का मतलब क्या है, कि जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स का रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं रहने वाला, और विद टैक्स का मतलब है कि जहां पर हम टैक्स को कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने यहां पर आपको बोला कि जो विदाउट टैक्स है, और यहां पे मैं एक केस लेके चल रही हूं जो इस पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कि ये जो फर्म है ना, लीवर्ड फर्म, जहां पर अनलीवर्ड फर्म, जहां पर केवल इक्विटीज को यूज किया जाता था, ये सोच रही है कन्वर्ट करना अपने आप को लीवर्ड के अंदर, ठीक है, अपने आप को लीवर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है। अच्छा, लीवर्ड का मतलब क्या है, कि जहां पर हम इक्विटी प्लस में डेट को कर रहे हैं यूज, राइट। अच्छा, अब मैंने कहा कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डेट को यूज करूंगी, कि क्या मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, वो कम नहीं होगी, है ना। ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। बट ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जैसे जैसे मैंने ये जो कंसेप्ट मैंने ऊपर समझाया था कि डेट को यूज करने से कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट तो इवन कम हो जाती है, कंपनी के लिए फेवरेबल है, बट जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही हैं, बढ़ती चली जाएगी, उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, जो कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। ये दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेट ऑफ हो जाएंगी। के ही आपका बढ़ेगा, केडी आपका कम होगा, ये एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएंगे।
जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। और ये कांस्टेंट तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। आप ये कहेंगे मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है। हाँ जी, ये आपने NOI अप्रोच में पढ़ा था, क्योंकि जब हम विदाउट टैक्स का क्राइटेरिया लेते हैं और अनलीवर्ड फर्म को लीवर्ड फर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है और जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, इनकी हम वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। रीजन यही है कि यहाँ पर डेट में आपको किसी भी तरह का टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, और वही अजम्पशंस को लेके हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ये जो अप्रोच है, इसको भी डिस्कस किया था। याद है सबको, यहाँ पे भी किसी भी तरह का टैक्स का क्राइटेरिया नहीं था। दैट्स अ रीजन ये जो कंसेप्ट है आपका कहीं ना कहीं आपका NOI अप्रोच से बिलोंग करता है ना। यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट इसको नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट्स अ रीजन कि वैल्यू ऑफ जो अनलीवर्ड फर्म है और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, इनकी वैल्यू हमेशा कम रहने वाली है। चलो इसको पढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि जो ये अप्रोच है 1958 में आई थी। विदाउट टैक्स का जो अप्रोच है ना पहले आया था, विद टैक्स का अप्रोच बाद में आया था। देखो अपने ही जो अप्रोचेज है उसको क्रिटिसाइज करके नई अप्रोच लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अपनी गलतियां खुद निकालना बहुत अच्छी बात होती है, राइट। दिस अप्रोच डिस्क्राइब करती है कि जो मार्केट है ना, इसकी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता है क्या होता है, कि जहां पर आप ये जो कस्टमर है और जो आपकी सप्लायर होते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या है, कि कस्टमर को फुल ऑफ नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर मार्केट के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जो सामान है इतने ही रेट का मिल रहा है, राइट। बट इसी तरह से शॉपकीपर को भी पता होता है कि हमारी मार्केट में हमें इतने पर शेयर होल्डर्स को, सॉरी इतने जो कस्टमर है उसको इतने रेट पे देना चाहिए। तो परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी तरह का आपको बातें, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी, हर चीज आपको ट्रांसपेरेंट वे से पता होगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर मैं कहूँ कि नो को टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज रहने वाली है। वैल्यू ऑफ द फर्म की बात की जा रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की जा रही है कि जो KO है एंड वैल्यू ऑफ फर्म है ये आपकी रिमेन कांस्टेंट है। रीजन यही है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेट है ये एक दूसरे से सेट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। इस अप्रोच में जैसे जो नॉर्मल हमने जनरल अप्रोच पढ़ी थी, क्या अप्रोच रीड की थी, याद है आप सभी को, ये 7 से 8 पॉइंट पढ़े थे, है ना। इसके अलावा ये कहते हैं मेरी 4 और अप्रोचेज में लेके चला हूँ, सॉरी 4 और अजम्पशंस में लेके चला हूँ। क्या क्या है, 3 अजम्पशंस लेके चला हूँ। तो क्या क्या है कि मेरी मार्केट जो क्या रहने वाली है, परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है, जिसके कारण जो आपके इन्वेस्टर्स है वो क्या रहने वाले हैं, रैशनल रहने वाले हैं। फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड की बात की जा रही है। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये सेम एज इट इज है। कोई ट्रांजैक्शंस कॉस्ट नहीं, ये भी सेम एज इट इज है। अच्छा, ये भी आपकी सेम एज इट इज है, बस इसमें यही 2 पॉइंट नए आए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी 2 नई एजम्पशंस हो रहे हैं आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में, वो भी विदाउट टैक्स वाले में, है ना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो क्या ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म है, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है, ये हमेशा इक्वल आती है। रीजन यही है कि जो आपको टैक्स का रेट मिलता था इक्विटी और डेट के ऊपर, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। A firm having a debt in its capital structure has a higher cost of the equity than an unlevered firm. The cost of equity will including the risk premium for the financial risk. समझ में आ रहा है। The structure of the capital financial leverage does not affect the overall cost of capital. The cost of capital is only affected by the business risk. समझ में आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज से क्यों नहीं इफेक्ट हो रही, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो कंपनी की यहाँ पर जो फेवरेबल सिचुएशन थी और ये इक्विटी की अनफेवरेबल सिचुएशन थी, इनके कारण क्या हो रही है, ये सेट ऑफ हो रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी,
अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विद टैक्स का। विद टैक्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या है, टैक्स को कंसीडर कर रही है, टैक्स को कंसीडर कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट, जब हम डिबेंचर्स यूज कर रहे हैं हमें टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है ना। इसके कारण हमें क्या होने वाली है? टैक्स की सेविंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी हमारी इनकम कम होगी उतना ही हमारे पास टैक्स की लायबिलिटीज जो होती है वो कम होती है। सबको पता है इस बात का, सबको पता है। अच्छा चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। अब मैं कह रही हूं कि जो ये लीवर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है अनलीवर्ड के अंदर। तो आप ये कहेंगे कि मैम लीवर्ड अनलीवर्ड काफी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है ना, बट क्या करें, ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझाया तो ये थ्योरी आपको ऊपर ऊपर से चली जाएगी। देखो मैंने कहा कि जो लीवर्ड फर्म थी जहां पर इक्विटी प्लस डेट को यूज करना था, ठीक है, मैंने कहा कि मैं अब केवल और केवल इक्विटी को यूज करूंगी। तो क्या जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू थी और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म की इस टाइम बराबर होगी या अनइक्वल होगी? अनइक्वल होगी। प्रूफ करके बताऊं? प्रूफ करके बताऊं कैसे होगी? देखो इक्विटी की कॉस्ट, यहां पे जो आने वाली इक्विटी कॉस्ट बराबर है ना, बट जैसे ही मैं डेट को यूज कर रही हूं तो इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने पहले इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर देखा था, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट करके मैंने बताया था कि जैसे ही मैंने डेट को यूज किया मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो गई थी? 15 से 13% हो गई थी, है ना। अच्छा तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है। सो यहां पर जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू होगी ना वो ज्यादा होगी। किस अमाउंट से ज्यादा होगी? वो इंटरेस्ट सेविंग अमाउंट से, सॉरी टैक्स सेविंग अमाउंट से ज्यादा होगी, राइट। सो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि जो वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है वो कैसी होगी? वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, ये लीवर्ड फर्म की वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है? इसमें अनलीवर्ड में हम क्या कर सकते हैं? टैक्स सेविंग को ऐड कर दो, क्योंकि यही एक डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विद टैक्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ, ये कंसेप्ट आपका 1963 में आया था और आपको याद है पहले किस में आया था? ये 1958 का कंसेप्ट था ऊपर ये, राइट। तो ये इसके बाद इसके अंदर चेंज किया गया कि इसने यहां पर इंपॉर्टेंस दी अमेंडमेंट की, बस किससे? इनकॉर्पोरेटेड टैक्स से। बाकी सभी चीजें से जितनी भी चीज है वो सारी सेम है। जैसे ही यहां पर मैंने इनकॉर्पोरेटेड टैक्स को एग्जिस्ट किया तो मेरी जो वैल्यू ऑफ फर्म है लीवर्ड फर्म की वो इंक्रीज हो गई। रीजन यही है कि हमारा टैक्स क्या आ गया? एग्जिस्टेंस में आ गया। हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो गई है, राइट। रिजल्ट देखो ऑन द ऑन कंक्लूजन क्या लिखना है आपको? देयर विल बी सम डिफरेंस इन द अर्निंग ऑफ द अर्निंग एंड द डेट होल्डर इन द लीवर्ड एंड द अनलीवर्ड फर्म। इनमें देखा ये ज्यादा थी हमारी किससे? अनलीवर्ड फर्म से, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म बाय द अमाउंट, किस अमाउंट से? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय द कॉर्पोरेट टैक्स रेट से। देखो मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल बताऊं। ओके देयर इज अ नो स्पेस, ओके, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। आपका एक जगह है EBIT, नजर आ रहा है सभी को? EBIT, इसको जूम कर लेती हूँ, आई होप अब आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। आपका जो EBIT है यहाँ पर क्या है? 10,000 है, यहाँ पे भी क्या है? 10,000 है। एक फर्म कह रही है कि मैंने डेट को यूज ही नहीं किया, एक कह रही है कि मैंने डेट को यूज किया है। ये इसके पास तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ही नहीं, क्योंकि EBIT में से हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये कहते हैं कि मैंने तो यूज किया था जिसके कारण मेरा क्या है? 3,000 रुपये इंटरेस्ट बना है। अच्छा सो मेरे पास EBT कितना बच गया? ये बच गया भाई 10,000। ये कितना बच गया भाई? 7,000। अच्छा अब उसके बाद हमें इन टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, राइट। टैक्स की अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? इसी अमाउंट के ऊपर होती है। मैंने कहा मेरा टैक्स 30% है, 30% 10,000 का करो, 3,000 हो गया, कितना रह गया? ये 7,000 रह गया। 30% 7,000 का करो, ये 21,000 रुपये आ गया। यहाँ पे कितना बच गया? 4900 रुपये बच गया। आप देख पा रहे हैं एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, उम्मीद करूंगी सबको नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है मुझे?
ये देखो ये क्या नजर आ रही है कि यहां पर जो टैक्स की पेमेंट हो रही है, यहां पर जो टैक्स की पेमेंट हो रही है, कितने का डिफरेंस है? 900 का डिफरेंस है। रीजन बताऊं क्यों है ऐसा डिफरेंस? क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट डेट को यूज नहीं किया। मैंने कितने के कारण, 3000 की पेमेंट के कारण मैंने कितने का टैक्स बचाया? 900 का। क्या मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको प्रूफ करके दिखा दूं? आप देख पा रहे हैं मेरा 900 रुपये बच रहे हैं। मींस कि जो 3000 एज ए इंटरेस्ट था उसके ऊपर मैंने 30% टैक्स की रेट लगाई, उसके कारण मेरा क्या हो रहा है? पैसा बच गया है। तो इसी वजह से हमारी जो लीवर्ड फर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का कंसेप्ट पहली बात तो लग रहा है और यहाँ पे आपकी इक्विटी को भी यूज किया जा रहा है। दैट्स अ रीजन कि इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। उम्मीद करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर आ गया होगा समझ में, राइट?